हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केल्विन क्लास 10 यूट्यूब चैनल पे। सो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के हिंदी मीडियम के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि आपका वास्तविक संख्या है। और आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चाहे आपके 2 मार्क वाले हो, चाहे आपके 3 मार्क वाले हो, चाहे आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन क्यों ना हो। तो हम बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सर, मैं हूं अनम, मैं हूं आपके मैथ्स मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अपना रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें बेटा हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका वास्तविक संख्या, इसको हम करने वाले कवर। मतलब इसमें हम सारे ही कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे और ऐसे क्वेश्चन समझेंगे कि मैं गारंटी देती हूँ कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड दूसरी बात, हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कैसे हम लैसे निकालें, कैसे हम मैसे निकालें और किस क्वेश्चन में हमें लैसे निकालना है, मैसे निकालना है। सारी ही चीजें हम कवर करके चलेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज है बेटा, ये आपके तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका मैथ्स हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले, वो भी हिंदी मीडियम में बेटा, मैथ्स का, जो कि आपका वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है वास्तविक संख्या। तो अगर मैं बात करूं यार वास्तविक संख्या की, तो इसमें 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। सबसे पहले एक परिमेय और दूसरी बेटा अपरिमेय। अब इसके अंदर भी कुछ कुछ प्रकार की संख्याएं आती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला, 2 प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है बेटा परिमेय और एक होती है अपरिमेय। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ प्राकृतिक संख्या। अब ये आप लोगों ने क्लास 9 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है बेटा जो किससे शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाती है, अनगिनत तक चली जाती है। प्राकृतिक संख्या को हम काउंटेबल नंबर्स भी बोलते हैं, कि अगर हमें किसी चीज की गिनती करनी है तो हम कहाँ से करते हैं, 1 से ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाती है, अनगिनत तक चली जाती है। अब एक और बेटा समूह आया, उस समूह का नाम है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, होती प्राकृतिक संख्या है, बस उसमें क्या लगा दिया जाता है, 0 और लगा दिया जाता है। मतलब एक ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक जाती है, अनगिनत तक जाती है, उनको हम कह देते हैं पूर्ण संख्या। फिर नेक्स्ट जो संख्या आती है वो आती है बेटा पूर्णांक संख्या। क्या आती है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, होती पूर्ण संख्या भी है उसमें, लेकिन उसके अलावा उसमें ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है। अब ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो सुना ही होगा यार, है ना। तो पॉजिटिव संख्या को हम कहते हैं धनात्मक और जो नेगेटिव संख्या होती है उसको हम कहते हैं ऋणात्मक। अब जैसे कि एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। मान लेते हैं आपके पास कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे कि मैं माइनस का इन्फिनिटी से लेके माइनस का 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारी बेटा आपकी पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जो कि आपकी नेगेटिव में दिख रही है इनको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, और जो आपकी पॉजिटिव में नजर आ रही है इनको हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। तो बेटा इनको मिला के इनको हम नाम दे देते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो है आपकी परिमेय संख्या, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ परिमेय संख्या को, है ना। आ जाओ, जैसे मैंने बोला परिमेय संख्या की हम बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। अभी मैम परिमेय संख्या होता क्या है बेटा, जो P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं, जो P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे से P/Q के रूप में व्यक्त होने वाली संख्याओं को नहीं कहते, इसके साथ इसकी 2 शर्तें भी आती हैं। वो 2 शर्तें मैम क्या होती है, सबसे पहला कि P व Q पूर्णांक होने चाहिए। P व Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। दूसरी शर्त ये होती है कि जो आपका Q होता है वो मैम 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 3/4। अब देखो ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी, दोनों P/Q के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा एक और ले लेते हैं, माइनस का 1/2। ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी, तो बेटा ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं मैम, क्या दो आपकी पता है प्राकृतिक संख्या होती है, हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो क्या ये आपकी परिमेय संख्या होती है, क्या ये P/Q के रूप में व्यक्त हो सकता है, थोड़ा सा सोचो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास
इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं कि नहीं लगा देते, बिल्कुल। तो मैम ऊपर वाली पूर्णांक है, नीचे वाली पूर्णांक है, तो 2/1 के रूप में व्यक्त हो गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि तात्पर्य ये है कि मैम कि जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं या आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनको हम किस में डाल सकते हैं, परिमेय संख्या में डाल सकते हैं। मतलब वो दोनों संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है। ये सब किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि 0 जो है वो परिमेय संख्या होता है या नहीं होता। ये आपने बचपन में मतलब क्लास 9 में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, कि 0 क्या एक परिमेय संख्या होता है या नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, कुछ बच्चों का जो जवाब होगा वो होगा कि हाँ परिमेय संख्या होता है, कुछ बच्चों को जवाब होगा कि नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, जैसे हमने यहाँ पे करा था। अब हम शर्तें देखते हैं, क्या बेटा दोनों पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है ना। क्या मैम क्यू जो है वो 0 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हमसे ये बोला गया था कि मैम क्यू आपका 0 नहीं हो सकता, पी तो हो सकता है, ठीक है। तो बेटा 0 एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में 1 मार्क में पूछा जा सकता है। तो हमने परिमेय संख्या के बारे में समझ लिया कि P/Q के रूप में व्यक्त होती है, 2 शर्तें होती हैं, P और Q पूर्णांक होंगे, Q आपका 0 नहीं होगा। अब आ जाते हैं भाई साहब नेक्स्ट संख्या पे। हमने परिमेय संख्या में देख लिया कि आपकी पूर्णांक संख्या आती है, फिर पूर्णांक में पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या। अब जो नेक्स्ट समूह है बेटा वो है अपरिमेय संख्या। व्हाट इज अपरिमेय संख्या? जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं होती उनको हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। अब जैसे कि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, रूट वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल लेके मैम √2। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल ये भी हो सकता है कि मैम √2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम तो 1 लगा सकते हैं, तो ये तो P/Q के रूप में व्यक्त हो गए। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने उसके साथ 2 शर्तें तो बताई थी आप लोगों को कि मैम P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या ऊपर वाला पूर्णांक है? √2 का ये आपको पूर्णांक में नजर आ रहा है? ये तो सिंपल नंबर्स होते हैं, सिंपल संख्याएं होती हैं। तो बेटा पहली शर्त ही इसकी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो √2 एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे कि मान लेते हैं √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, √11 हो गया, सारी की सारी आपका पाई हो गया, ठीक है, इसको पाई बोलते हैं। तो पाई बेटा आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? वास्तविक संख्या में 2 होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। क्लियर है? ये तो आपने बचपन में भी सीखा होगा, मतलब क्लास 9 में भी सीखा होगा। अब आ जाते हैं मेन नंबर्स में, ठीक है, मेन संख्याओं पे आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 संख्याओं में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, क्योंकि नाम जो है इनका सिमिलर सा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप कभी भूले ही ना। चलो भाई, सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है बेटा अभाज्य संख्या। व्हाट इज अभाज्य संख्या? जिसको हम प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। बेटा यहाँ पे अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, और मैं यहाँ पे मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एमसीक्यू में गारंटी आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन तीनों संख्याओं को देखना, और जो मैं बातें बताती जा रही हूँ उसको इंपॉर्टेंट करके मार्क भी कर लेना। चलो भाई, अभाज्य संख्या, जैसे कि मैंने बोला अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड होते हैं। वो 2 कौन से होते हैं? आ जाओ देखते हैं। मैम अभाज्य संख्या जिसके बेटा कितने गुणनखंड होते हैं? मैम 2 गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है। 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वयं होता है, और एक बेटा क्या होता है? एक। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बोला जाता है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? दूसरा क्वेश्चन मैम एक तो स्वयं होता है और एक खुद होता है। अब एक एग्जांपल लेके भी समझा दो, कौन सी संख्या होती है ऐसी, कौन सी संख्या होती है? आ जाते हैं बेटा 2 के अगर गुणनखंडों की बात करूं तो मैम ये खुद से जाता है और 1 से जाता है। मैम 3 की बात करूं खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। मैम 5 की बात करूं तो मैम 5 खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी जो सिर्फ अपनी टेबल से जाएंगे और बेटा किससे जाएंगे? 1 से। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है? अभाज्य संख्या। तीसरा क्वेश्चन मैं इसमें ये बताने जा रही हूँ कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? हम 2 होती है, क्योंकि इसी के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, 2 और 1। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या एक अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती? विद रीजन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि एक अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती। और जरूर से सारे के सारे बच्चे बताएंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना पता चला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपकी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या मैम क्या होती है?
भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अभाज्य नहीं होती, मतलब जिसके दो गुणनखंड नहीं होते। तो मतलब कितने होते हैं? दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कितने? दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। आ जाओ, दो से अधिक गुणनखंड। ठीक है, अब दो से अधिक गुणनखंड बोल रहा है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 4 की अगर मैं बात करूँ तो मैम 2 से चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 1 से भी। ठीक है, मैं 6 की बात कर लेती हूँ, 2 से, 3 से, 6 से और 1 से। मैं बात कर लेती हूँ 24 की, मैम 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, मैम 24 से चला जाएगा, मैम 12 से भी चला जाएगा और मैम 1 से भी चला जाएगा। तो देख रहे हो कितनी सारी ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 से अधिक। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है बेटा वो 4 होती है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ऐसी दो संख्या ना, एक संख्या नहीं होती यहाँ पे, ऐसी दो संख्या है जिनमें कॉमन उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आता है वो बेटा सिर्फ क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल समझते हैं। मैम कि जो हम कह सकते हैं कि HCF कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 2 और 3 है, 2 के गुणनखंड 2 हैं और 1 है, इसके 3 और 1 है, दोनों में बेटा कॉमन क्या आ रहा है? मैम 1 आ रहा है, तो 2 और 3 कैसी संख्या हो जाएंगे? सहभाज्य संख्या हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ले लेते हैं, 24 से ले लेते हैं और 25 से ले लेते हैं। 24 के मैंने आपको इतने सारे दिखा दिए है ना, 2 3 4 6 8 12 24 और 1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, 25 के मैं आपको दिखा देती हूँ, 5 होता है, 25 होता है और 1 होता है। लेकिन सिर्फ उभयनिष्ठ जो संख्या है वो कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों भी कैसी संख्या हो जाएंगे? सहभाज्य संख्या हो जाएंगे। आई होप आपको तीनों ही संख्याएं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि एक जो है वो अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रकार के जरा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बोला जाता है कि मैम 6 की पावर n है, हमें बताना है n एक प्राकृतिक संख्या और n की अगर हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं, कुछ भी मान रखते हैं, तो क्या ये जो संख्या है क्या ये 0 से बेटा एंड होगा या नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, 0 से एंड होने वाली जो संख्याएं होती हैं, 0 से समाप्त होने वाली जो संख्याएं होती हैं, वो किस तरीके की दिखती है मैम? वो किस तरीके की दिखती है मैम? 10 20 30 40 क्या इसी तरीके की दिखती है? अच्छा अगर मैं इनके गुणनखंडों की बात करूं, अगर मैं इनके गुणनखंडों की बात करूं तो मैम 5 और 2 आएगा। 20 की बात करूं तो मैम 2 की घात 2 और ये आ जाएगा 5। इसकी बात करूं तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5। इसकी बात करती हूँ तो 2 की पावर 3 और 5। अगर मैं इनमें कुछ कॉमन नजर देखूं, देखो 5 और 2 5 और 2 5 और 2 5 और 2, मतलब 5 और 2 5 और 2 5 और 2 सब में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हम इसके गुणनखंड देखते हैं, इसके गुणनखंड देखते हैं। मैम 6 जो है वो 2 और 3 से जाएगा। देखो भाई 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या मैम 5 आ रहा है? अगर कोई संख्या को 0 से समाप्त होना है तो उसके गुणनखंडों में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। एक से भी काम नहीं चलने वाला, दोनों ही होने चाहिए भाई साहब, दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों है तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 से समाप्त हो जाएगी, अगर नहीं है तो भैया नहीं होगी समाप्त। तो बस यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है मुझे, 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये संख्या 0 से समाप्त नहीं होगी अगर इसके गुणनखंड में 5 नहीं है तो। अगर 5 होता तो ये समाप्त हो जाती। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है? तो इस तरीके के आपके 4 की पावर n भी पूछा जा सकता है, 9 की पावर n भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन की वैरायटी बता रही हूँ कि नंबर संख्या चेंज हो सकती है, इसके अलावा आपका ज्यादा अंतर कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी वो लिखनी पड़ेगी लाइन कि बेटा कि ये जो संख्या है 0 से समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है। बस इतनी लाइन लिखनी है, हो गया काम। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। आ जाते हैं भाई नेक्स्ट संख्या पे। बोला जाता है कि मैम ये संख्याएं दे रखी है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये व्याख्या करनी है क्या ये जो आपकी वो है, ये जो संख्या ये क्या आपकी भाज्य है या नहीं। अच्छा एक बात बताओ जरा, भाज्य संख्या मैंने आप लोगों को बताया, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हमें चेक करना है क्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड है या नहीं। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। पहले हम संख्या को देख लेते हैं मैम। 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और प्लस में 13। देखो ऐसी ही संख्या दी जाती है मल्टीप्लाई में और प्लस में, तो हम क्या करते हैं कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन संख्या देखो यहाँ पे कितनी कितनी है, 13 है, तो बचा क्या पे 7 इंटू में 11 प्लस में 1 है ना। यहाँ पे आ गया बेटा 77 प्लस में 1,
तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 78। अब जरा इनके गुणनखंडों की बात कर ले क्या, इनके गुणनखंडों की बात कर ले क्या। 13 जो है बेटा वो 13 से जाएगा और मैम 1 से जाएगा। 78 की मैम बात करूँ तो मैम 2 से चला जाएगा। क्या ये 3 से चला जाएगा? बिल्कुल मैम, ये 6 से भी चला जाएगा, 78 से भी चला जाएगा मैम, ये 1 से भी चला जाएगा। तो यार देख रहे हो 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं मैम, 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। तो वी कैन से कि जो संख्या हो जाएगी ये भाज्य संख्या हो जाएगी। बस सेम इसी प्रकार इस संख्या को भी आपको करना है और इस संख्या को मैं दे देती हूँ आपको होमवर्क। बस आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देना है कि मैम इसके 2 से अधिक गुणनखंड है और 2 से अधिक गुणनखंड है तो ऑब्वियस ही बात है यार ये भाज्य संख्या होगी। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं भाई साहब, अब आ जाते हैं अपनी एक परिमेय पे जो कि बहुत बढ़िया परिमेय है। पढ़ लेते हैं परिमेय नंबर 1। क्या बोलता है मैम? अंकगणित की आधारभूत परिमेय। कहता क्या है? पहले इसके लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। मुझे मालूम है लैंग्वेज पढ़ के नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी और समझाने के बाद फिर हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होने वाले। लेकिन एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। बोला जाता है मैम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बोला गया है कि जो भाज्य संख्या है उसके अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अब मैम कहने का मतलब है क्या इसका? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 144। व्हाट? चलो 510 ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो अपनी मर्जी से, मन मर्जी से। मैम 2 से जाएगा क्या? ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे लाइन खींची। अब हम सबसे छोटी संख्या लेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। 2 से 2 2 जा 4, एक मैम आ गया 5, एक मैम आ गया 5। फिर मैम ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर मैम ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 3 1 जा 3, है ना। फिर 2 से जाएगा मैम ये आ जाएगा 7 या 21। फिर मैम ये आएगा 17 और 17 एकम 17। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 510 के जो ये संख्याएं हैं वो क्या है? 2 5 3 और मैम 17। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी गौर से देखो। गौर से देखने का मतलब क्या है? हमें एक बात बताओ, 510 जो है वो आपकी भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है मैम? भाज्य संख्या। लेकिन 2 5 3 17 मैम ये चारों की चारों कैसी संख्या है? चारों की चारों कैसी संख्या है मैम? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है मैम? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बेटा यही बोला गया था कि भाज्य संख्या के अगर हम इस तरीके से निकालते हैं गुणनखंड तो बेटा वो जो है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त होता है। और ये जो चीज होती है आपकी अद्वितीय, मतलब ये आपकी चेंज नहीं हो सकती। चेंज का मतलब है इसमें हम कुछ और नंबर नहीं लगा सकते, कोई और सी संख्या नहीं लगा सकते। अगर मान लो इनटू में मैंने 5 कर दिया या मान लेते 11 कर दिया, ठीक है, तो बेटा क्या वो 510 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब सीक्वेंस चेंज हो सकता है कि 5 आ गया 2 पीछे चला गया, 3 आ गया, ये चेंज हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे हम कोई और संख्या नहीं लगा सकते। चलो एक और करके दिखा देते हैं, एक और करके दिखा देते हैं अपने प्यारे प्यारे से बच्चों को। 144 ले लेते हैं, 144 ले लेते हैं, है ना। 2 से जाएगा बेटा 7 दूनी 14, 4 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 1 कैरी हुआ, ठीक है, 6 2 जा 12। फिर मैम 2 से जाएगा ये आ जाएगा 18। फिर मैम ये 2 से जाएगा 9। फिर मैम ये 3 से जाएगा 3 3 9। फिर मैम ये 3 से जाएगा 1। तो बेटा 144 को अगर मैं देखूँ तो 2 की घात 4, क्योंकि 2 4 बार है, और 3 की घात 2। 144 आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन 2 और 3 कैसी संख्या है बेटा आपकी? कैसी संख्या है भाई साहब? ये है मैम अभाज्य संख्या। क्लियर है? सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं भाई साहब अपनी ले से। अच्छा एक क्वेश्चन ये रखा 3825 को करना है, ये तो आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो करके दिखा देना, ये आपको होमवर्क दे देता है ना। 3825 आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम किस रूप में व्यक्त हो सकता है ये। अब आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लेसे एंड द मैसे। HCF और LCM लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और आपका मैसे होता है। और भाई अब निकालते कैसे? चलो आपके पास 2 संख्याएं ले लेते हैं, 2 संख्याएं ले लेते हैं और 2 संख्याओं को हम सिद्ध करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 144 ले लेते हैं, एक 90 ले लेते हैं, ठीक है। 144 अभी मैंने लिखा था 2 की घात 4 और 3 की घात 2। 90 को करके देख लेते हैं यार। 2 से जाएगा मैम कितनी बारी पर? 45। फिर मैम ये जाएगा 5 से, ये आ जाएगा 9। फिर मैम ये 3 से जाएगा मैम 3। फिर मैम ये 3 से जाएगा और 1। तो मैम ये आ गया 2 की घात 1, 5 की घात 1 और 3 की घात 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब थोड़ा ध्यान से समझना लेसे और मैसे को। सबसे पहले मैं मैसे समझाने वाली हूँ। मैम मैसे कहता है, मैम मैसे जो है वो छोटा होता है, लेसे जो होता है बहुत बड़ा होता है ना। लेसे छोटा होता है, इससे ध्यान रख सकते हो, और मैसे छोटा होता है, लेसे बहुत बड़ा होता है। अब मैसे क्या कहता है कि मैम जो उभयनिष्ठ संख्या है,
क्या, उभयनिष्ठ जो संख्या है उसकी सबसे छोटी घात वाली संख्या को उठा लो। ठीक है, देखो देखो भाई साहब कि मैम ये है आपकी छोटी है, मतलब उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, यहाँ पे जो घात दे रखी है दो तरीके की दे रखी है, एक मैम 4 1 है, तो छोटी घात कौन सी मैम, 2 की घात 1 है। ठीक है, उठा ली गई। सेम इसी प्रकार इसमें भी करो। देखो भाई यहाँ पे घात सेम ही सेम है, मतलब बड़ी भी 2 ही है छोटी भी 2 ही है, तो 2 उठा लो बस, सिंपल। ये आ जाएगा 9 इंटू में 9 दूनी 18। क्या मेरी बात समझ है, सिंपल था कि नहीं सिंपल था। आ जाओ, अब आते बेटा लैसे। लैसे क्या कहता है मैम, लैसे कहता है कि जो आपकी उभयनिष्ठ संख्या है, जो उभयनिष्ठ संख्या उसकी बड़ी घात, उसकी बड़ी घात, यहाँ पे 3 की घात 2। लेकिन ये बेटा कहता है कि मैम जो उभयनिष्ठ नहीं होती वो भी यहाँ पे उठा ली जाती है, मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सी उभयनिष्ठ नहीं है मैम, 5 नहीं है, तो ये भी उठा ली जाएगी। तो मैं से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैम, मैं से वो होता है जिसमें उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात उठाई जाती है, सिर्फ इसमें उभयनिष्ठ संख्या आती है। लेकिन लैसे जो होता है वो उभयनिष्ठ संख्या की सबसे बड़ी घात, इसके अलावा जो उभयनिष्ठ नहीं होती वो भी यहाँ पे उठा ली जाती है। क्लियर है, तो लैसे और मैं से क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, चलो अब आ जाते बेटा यहाँ पे 2 संख्याओं का बता दें, 3 संख्याओं का भी आपसे पूछा जाता है कि मैम 12 15 और 21 दे रखा है। देखो 12 की अगर मैं गुणनखंडों की बात करूंगी तो 3 इंटू में 2 की घात 2 हो जाएगा। 15 मैम 5 या 15 होता है, और 21 की बात करूँ 7 या 21 होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं लैसे की। चलो पहले मैसे की बात कर लेते हैं मैम। मैसे, अच्छा मैम देखो 3 3 3 3 3 जो है वो तीनों में है, तो 3 यहाँ पे आ गया, बस हो गया। लैसे की बात कर लेते हैं, तो मैम कितना आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, जो उभयनिष्ठ नहीं होती वो भी उठा लिए जाते हैं। अच्छा एक और मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, इनमें एक और नंबर ले लिया, एक और संख्या ले लेती हूँ। मान लेते मैंने लिया 24 है ना, और लिया मैम 36, और लिया मैम 144। ठीक है, 24 क्या होता है बेटा, 2 की घात 3, 8 या 24 होता है। ठीक है, 36 क्या होता है, 36 के देख लेते हैं क्या होते हैं। क्या आ जाएगा, 2 18 2 मैम 9, और ये आ जाएगा 2 की घात 2 और 3 की घात 2। ठीक है, फिर मैम 144 को देख लेते हैं। 144 को मैंने अभी लिखा था 2 की घात 4 और 3 की घात 2। ठीक है, नहीं यार मुझे 5 वाली संख्या भी चाहिए, मुझे एक अलग नंबर चाहिए। 510 को ले ले क्या, क्या ले, चलो 15 को ले लेते हैं। ठीक है, मुझे कुछ एक अलग सी चीज समझानी है तो इससे मैं ऐसा ले रही हूँ। अब आओ देखो, मैं निकालूंगी सबसे पहले मैं से, है ना, सबसे पहले यार मैं से निकालूंगी। मैं से क्या कहता है कि मैप उभयनिष्ठ संख्या। अब एक बात बताओ, देखो 3 तो तीनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो मैम यहाँ पे तो तीनों उठा लिए जाएंगे, मतलब उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात क्या है मैम, 1 है। लेकिन अब यहाँ पे जो है 2 जो है सिर्फ 2 में उभयनिष्ठ है, तो क्या हम इसको लेंगे, यस बेटा लेंगे। कि अगर मान लो तीनों में नहीं है लेकिन सिर्फ 2 में है तो उनको भी ली जाती है एचसीएफ में, मतलब मैसे में लिया जाता है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहती थी कि जरूरी नहीं है कि तीनों में अगर उभयनिष्ठ हो तो सिर्फ उसको ही उठाया जाता है, अगर 2 में है तो उसको भी उठा लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी घात यहाँ पे क्या है, 3 की घात 2 की घात 2 है। ठीक है, अब ले से तो बेटा सिंपल ही है मैम, ये आ जाएगा आपका 3 की घात 2 और 2 की घात 3 और ये 5। ठीक है, तो बस यही समझाना था मुझे कि अगर 2 में होते हैं तो उसको भी उठा लिया जाता है। क्लियर है, चलो भाई साहब, अब आते बेटा एक रिलेशनशिप पे जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एमसीक्यू बनता ही बनता है भाई साहब। कहता है कि मैम एचसीएफ मतलब मैसे और किसकी गुणा करी जाती है, लैसे की गुणा करी जाती है। किसकी गुणा, मैसे और लैसे की अगर हम गुणा करते हैं तो बेटा वो बराबर आता है 2 धनात्मक पूर्णांक के गुणनफलों के। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास 2 क्या है पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, अगर उसका एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो बेटा उन दोनों की हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं अगर पूर्णांकों की, और वो बराबर किसके आता है, मैं से गुणा में लैसे के बराबर आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बोला जाता है, ध्यान से सुनो। मैम एचसीएफ जो है वो इन दोनों संख्याओं का 9 दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ मतलब मैसे जो है वो 9 दे रखा है, लैसे आपको नहीं दे रखा है, लैसे आपको निकालना है, लेकिन आपको 2 पूर्णांक दे रखे हैं। 2 पूर्णांक कौन कौन से, 306 और इंटू में 657, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बेटा। 306 इंटू में 657 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, इसको सॉल्व कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपका एमसीक्यू बन सकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 चीजें, 4 में से आपको 3 दी जाएंगी, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। यस, या तो 2 नंबर में बनेगा या आपका एमसीक्यू में भी बन सकता है। चलो भाई साहब, तो यहाँ पे हमने
सारा क्लियर कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भाई मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आना। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये आपका 5-6 नंबर का फिक्स है आना। ठीक है, 5-6 नंबर का ये चैप्टर होता है, जिसमें से 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। बाकी जो बचे HCF LCM से आ सकते हैं, LCM से आ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, रिलेशनशिप जो आपको मैंने संबंध बताया, उन चारों के बीच में से उससे एक क्वेश्चन पक्का है आना भाई साहब। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं अपने 3 नंबर वाले टॉपिक पे। क्या बोलता है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है। बोला जाता है कि मैम अगर P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो मैम P A को भी विभाजित करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझा दो, मतलब ढंग से समझा दो। देखो भाई, मैं आपसे बोलती हूँ कि मैम कि आपके पास एक 5 है और एक आपके पास 25 है, या 25 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ गया 625। ठीक है, अपॉन 5, क्या इसको विभाजित कर देगा मैम? बिल्कुल कर देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर P अभाज्य संख्या A स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो मैम वो A को भी विभाजित करेगी ही करेगी, जो कि कर रही है, बिल्कुल कर रही है। चलो भाई, अब आते हैं अपने एक क्वेश्चन पे। क्या बोला जाता है कि मैम √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें सिद्ध करना होता है कि मैम ये अपरिमेय संख्या है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना उल्टा मान के चल लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब हमने माना कि मैम ये परिमेय संख्या है, तो हम इसको a/b के रूप में व्यक्त करते हैं, और a और b जो होते हैं बेटा सहभाज्य संख्या होती है। क्या संख्या है? सहभाज्य संख्या। अच्छा, सहभाज्य संख्या है तो बेटा हमने पढ़ा है कि सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिन दोनों में कॉमन जो फैक्टर होता है, जो भैनिष्ठ संख्या होती है, वो 1 होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, b को ऊपर ले जाते हैं, इस तरीके से आ गया, दोनों और वर्ग करते हैं, ये आ गया, ये आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में। अब देखो, अभी जो हमने परिमेय पढ़ी उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 जो है स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 a को विभाजित करेगा। अगर विभाजित कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका मल्टीपल होगा। तो a को हमने बराबर कर दिया 3m के, m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। फिर से हमने दोनों और वर्ग करा। ठीक है, अब a स्क्वायर की जगह बेटा यहाँ पे देखो, a स्क्वायर किसके बराबर है? 3b स्क्वायर के, तो मैंने a स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर रख दिया, है ना। अब ध्यान से और सुनो, क्या मैम ये 9 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड। फिर से देखो वही चीज बन रही है कि मैम 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को विभाजित करेगा। तो बेटा फिर से वो आपका 3c लिख दिया, c आपका पूर्णांक है। यहाँ पे देखो दोनों में क्या भैनिष्ठ आ रहा है मैम? 3 आ रहा है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि दोनों में भैनिष्ठ संख्या सिर्फ कितनी आएगी? 1, लेकिन तो 3 आ गया, मतलब हो गया गलत। तो बेटा यहाँ क्या 1 और 2 से 3 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, अतः कि √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये जो लैंग्वेज है सेम डिट्टो आपको पेपर में छाप के आनी। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि ये पूछा गया √3, इसके अलावा √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, ठीक है, √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, ये आपके आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, नंबर चेंज करने हैं, मतलब संख्या चेंज करनी है। अगर मान लो √2 आ जाता है तो 3 3 3 3 3 3 3 3 की जगह आप क्या लिख दोगे मैम? 2 लिख देना। √5 आ जाता है तो 3 की जगह 5 लिख देना। सब कुछ लैंग्वेज यही रख के आने हैं। तो 3 नंबर आपके मैंने कंफर्म करवा दिए हैं, देख रहे हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, इससे भी आ जाता है, इससे भी आ जाता है बेटा, इस तरीके के प्रकार भी आ जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, हमें फिर से वही करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम परिमेय मान के चलते हैं, a/b के रूप में व्यक्त करते हैं। a और b पूर्णांक है, प्लस का 3 उधर के माइनस। हमें करना क्या होता है इस क्वेश्चन में कि रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ना होता है, उसके अलावा सब उधर भेज दो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। अच्छा एक बात बताओ, ये आपकी मैम परिमेय है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों परिमेय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मैम? लेकिन ये तो अपरिमेय होती है। तो बेटा यही चीज है कि मैम a - 3 भी एक परिमेय। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो ये तो दोनों बराबर है, तो √5 भी एक परिमेय होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, होता है कि नहीं होता? नहीं होता मैम, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, तो बेटा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई बात समझ? ठीक है, चलो तो 3 नंबर मैंने आपको कंफर्म करवा दिए हैं। इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के लैंग्वेज में मैंने दिखा दिया आपको किस तरीके से आपको लिख के आना है। प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इस तरीके से नहीं लिख के आओगे तो बेटा 3 नंबर आपके नहीं मिलने वाले। अगर कुछ भी मिस कर दिया, सब कुछ मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवाया है, यही आपको पेपर में छाप के आना पड़ेगा, जब भी आपको 3 नंबर होंगे, वरना नहीं होंगे। कभी आप कहो कि मैम हमने तो ये लिख दिया, अब मैम आपने हमारे तो 3 नंबर आए नहीं, आप तो गलत बोल रहे थे। बेटा पहले डिट्टो यही लिख के आओगे, जब भी 3 नंबर मिलेंगे। अगली बात समझ। चलो एक आपको चीज बता देती हूँ कि HCF LCM कैसे निकालते हैं, कि अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा अगर दिए हुए संख्या, मतलब अगर क्वेश्चन में दी हुई संख्या से छोटा नंबर चाहिए, मतलब जो आपको संख्या दे रखी है क्वेश्चन में उससे अगर छोटा नंबर चाहिए तो हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन दी हुई संख्या का अगर हमें क्या चाहिए बेटा, बड़ी संख्या, बड़ा नंबर चाहिए, तो हम क्या निकालते हैं? लेस से निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज किस तरीके से HCF निकालते हैं, किस तरीके से LCM निकालते हैं।
अभाज्य, संख्या भाज्य से अभाज्य, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन बैंक हमने रिलीज करा है, जिसमें इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे आपका एसएसटी हो, एसएसटी, साइंस और मैथ्स, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपका क्वेश्चन बैंक। इसका जो प्राइस है सिर्फ 99 है। ठीक है, 99 रुपीज़ का इसका प्राइस है। इसमें आपको, अगर आप ये क्वेश्चन बैंक खरीदो तो इसमें आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बेटा आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो के द्वारा आपको समझाया जाएगा, आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाई जाएगी, इसके अलावा आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाई जाएगी, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, सब कुछ आपको समझाया उसमें जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा आपको नंबर भी मिल जाएगा, कोई डाउट है तो उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज कर लो और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक को भी खरीद लो, ताकि आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। आप गारंटी दे सकते हो कि उस क्वेश्चन बैंक से ही आपका पेपर बनने वाला है। ठीक, तो मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।